नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज है 14 अप्रैल 2022 और हम लोग देख रहे हैं डेली के करंट अफेयर्स। मेन सोर्स वही रहेगा, असम ट्रिब्यून्स एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वेरी हर्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ बिहू। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा इसको। एंड या लेट्स प्रोसीड, बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस टुडेज क्लासेस, दोस्तों नीचे डाउनलोडिंग लिंक दिया हुआ रहेगा पीडीएफ का। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग टेकिंग एडमिशंस इन भद्रा एस अकेडमी, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स एज वेल एज यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एज वेल। चलिए, सबसे पहला न्यूज़ देख लेते हैं आसाम ट्रिब्यून का। नेशनल वाटर वेज गो अप टू 15 इन द स्टेट्स। पहले आपको पता था ना, मेन जो है ना दो थे, दैट इज ये अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र रिवर स्ट्रेच में और अलॉन्ग द बराक रिवर, ठीक है। बट अभी जो है देखो, क्योंकि अगर आप देख लोगे यह मेन ब्रह्मपुत्र देख लोगे ना, इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी बहुत है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी बहुत है, ठीक है। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उनमें भी बेसिकली अगेन नेशनल रिकॉग्निशन को एज सच इसको नहीं मिला हुआ है, बट हाँ अभी क्या है ना, दैट वो सब दे आर इन कंस्ट्रक्शन। क्योंकि बहुत सारे देखो, मेन तो अभी फेरी सर्विसेज ऑलरेडी इन रीजन्स में स्टार्ट हो गई है, मेन ब्रह्मपुत्र एंड आपका जाकर बराक रिवर में, ठीक है। बट बाकी जो ट्रिब्यूटरीज में है ना, कुछ कुछ रीजन में प्रमोट हो रही है चीज़ें, जैसे आप ड्रेजिंग एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जिससे स्मूथ हो सके ट्रांसपोर्टेशन एक रीजन से दूसरे रीजन में। क्योंकि आप खुद सोचो ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। अगर सोचो आपका यहाँ पर विलेज है, ठीक है, तो आप या तो, और ये काफ़ी ज़्यादा अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है इस रीजन में, आपको पता ही है, ठीक है। तो आप आराम से विद द हेल्प ऑफ शिप या फिर विद द हेल्प ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ दिस वाटर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, आप आराम से अपने सामान को इस रीजन से इस रीजन भेज सकते हो, राइट। एंड इट विल हेल्प, इट विल बी इको फ्रेंडली एज वेल एज द फैक्ट दैट दिस माइट हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन, राइट। सो इसीलिए बेसिकली इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा। इनलैंड वाटरवे की अगर बात करें तो ये क्या होती है दोस्तों, जैसे अब इनलैंड नाम से क्या पता चल रहा है, इनलैंड, लैंड के भीतर, जैसे ये इंडिया है, ठीक है। अगर सोचो यहाँ से अगर कोई रिवर, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कोई भी रिवर में अगर सोचो आप एक रीजन से दूसरे रीजन विद द हेल्प ऑफ नाव ट्रांसफर कर रहे हो या फिर गुड्स को एक रीजन से दूसरे रीजन पहुंचा रहे हो, देन दैट वाटरवे इज इनलैंड वाटरवे, ठीक है। ये एक नेटवर्क है, क्लियरली इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। नेटवर्क या तो रिवर का होता है, या तो कैनाल का, या तो बैक वाटर्स, जैसे अब देख लोगे केरला में बहुत सारे बैक वाटर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। सो जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशंस की जाती है, मतलब अनडाउटेडली ऐसी बात नहीं मैं बोल रहा हूँ दैट उन रीजन्स में अगर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है तो रेलवे या फिर रोडवेज नहीं होंगे, नहीं नहीं, वो सब तो होंगे, बट साथ ही साथ इन चीज़ें भी, ये सब चीज़ें भी रखी जाती है। इंडिया हैज़ नियरली इतना किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज, हाउएवर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अगर देख लीजिएगा वो 1% से भी बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में, जी हाँ। और कंपैरिजन अगर करोगे बांग्लादेश से कंपैरिजन करो, जहाँ पे 35% जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना उन लोग की, वो इनलैंड वाटरवे के थ्रू होती है, ठीक है। वहीं अगर जर्मनी की देखो तो 20%। तो देख रहे हो इन लोग कितना ज़्यादा पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं, बट इंडिया का पोटेंशियल है बट अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। बट हाँ, धीरे धीरे क्या कर रही है ना गवर्नमेंट, मेक श्योर कर रही है दैट इन सेक्टर्स को भी एक्सप्लोर की जाए, ठीक है ना। वाई इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके पोटेंशियल या फिर इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। अगेन एक तो कॉस्टिंग देख लोगे वो रिस्पेक्टिवली कम होता है ना, एज कम्पेयर टू डिफरेंट अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एनर्जी कंजम्पशन बहुत ही कम है, अगर जो वाटर का फ्लो है उस फ्लो के साथ साथ आप चले जाइएगा, समझ रहे हो बात। तो एमिशंस भी बहुत ही, मतलब होता भी है तो बहुत कम होता है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या होता है ना कुछ तो एमिशंस, कुछ कुछ जैसे आप अगर आपको उसमें इंजन चलाना है, ठीक है, तो अगेन बोट्स में जो है ना सोलर को उतना ज़्यादा एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया गया है ना। तो उन सेक्टर में कभी कभी जब इंजन चलाना पड़ता है तब तो एमिशंस होता है, बट वो बहुत माइन्यूट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना दैट नदी के बहाव के साथ ही बोट चली जाती है एक रीजन से दूसरे रीजन में, समझ रहे हो। कैपेसिटी, इट इज इनॉर्मस कैपेसिटी टू कैरी बल्क कार्गो एज वेल। कोल्स को भी आप एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। एंड इंडिया में नेविगेबिलिटी अगर देख लोगे तो अराउंड 14,500 किलोमीटर ऑफ रिवर चैनल जो है ना वो नेविगेबल है, बट अगेन यूज़ कितना किया जाता है, सिर्फ 2000 किलोमीटर। अब देखो ये नेविगेबल भी लेकिन हर सीजन में नहीं होते हैं, ये पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कोई त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा में जितने सारे रिवर्स है ना, जैसे गुमती रिवर, हौरा रिवर और बहुत सारे त्रिपुरा में मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर भी अगर देख लीजिएगा ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, है ना, तो
वहाँ पर जितने भी सारे रिवर्स हैं ना, एथर्मल रिवर्स है, दैट इज बारिश के समय में तो उनकी लेवल अच्छी खासी होती है, बट जैसे लीन सीजन्स आ जाती है ना, जैसे समर सीजन ले लो, विंटर सीजन, तो उस समय जो है ना पानी का लेवल बहुत ही नीचे चला जाता है ना। तो एथर्मल रिवर की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे उस इतने पोर्शन को नेविगेबिलिटी की बात कर रहा हूँ जो क्या मानसून के समय में भी वहाँ पे बारिश हो रही है, और डिफरेंट अदर दैट इज लीन सीजन में जो है, या तो जैसे जैसे ब्रह्मपुत्र ले लो, गंगा ले लो, राइट, तो वहाँ पे लीन सीजन में जो ग्लेशियर्स पिघलती है ना, उससे भी पानी हमें देखने को मिलता है, समझ रहे हो। तो उन्हीं का यहाँ पर बात किया जा रहा है। ग्रोथ की अगर बात करें तो वाटरवे का जो डेवलपमेंट है ना, विल नो डाउट अगर ये प्रॉपरली डेवलप हो गया तो रीजनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। अभी तक टूरिज्म आप ही सोचो ना, इंडिया में जितना जगह घूमे हो आप, कहाँ से, या तो आप रेलवे से गए होंगे, या तो आप फ्लाइट से गए होंगे, या तो रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ किया होगा। क्या आपको याद आ रहा है दैट जब आपने रिवर ट्रांसपोर्ट यूज़ किया होगा? नहीं आ रहा होगा, राइट, है ना। यार वो बात अलग है दैट हाँ भाई मुंबई से गोवा जा रहे हो आप क्रूज में, और भाई वो तो आप अरेबियन ओशन से ना जा रहे हो जी, बट इनलैंड वाटरवे का मैं बात कर रहा हूँ, है ना। बट वहीं पर आप जर्मनी चले जाओ, यहाँ पर आपका जगह बांग्लादेश चले जाओ, वहाँ से लोग एक रीजन से दूसरे रीजन वाटरवे के ट्रांसपोर्ट के थ्रू जरूर जाते हैं, समझ रहे हो, ये ज़्यादा प्रमोशन किया जाता है ना, इसीलिए। अच्छा, मोर ओवर इन रीजन्स में एक्सीडेंट्स भी देख लोगे, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। अब देखो ना, रोड में एक्सीडेंट क्या कैसे होता है, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से टकरा गया, बहुत फास्ट स्पीड चलता है। अब स्टीमर या फिर कोई भी शिप्स अगर देख लोगे, बहुत धीरे 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 चलता है, क्या ही लोग है मतलब एक रीजन एक से दूसरा आपस में कैसे टकराएगा, है ना। कभी कभी हो जाता है, वो अलग बात है, बट हाँ बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम होता है एक्सीडेंट्स का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी भी रिमोट एरियाज़ में ज़रूर प्रोवाइड करवाती है ये, ठीक है। जहाँ जिस रीजन में आपका बहुत समय रेलवे नहीं पहुँच पाती है, उस रीजन में बहुत इजी एक्सेसिबिलिटी होती है, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज़ की अगर बात करें तो मेजर 5 अगर नेशनल वाटरवेज़ देख लीजिएगा, है ना, वो है आपका जाके हल्दिया टू इलाहाबाद अलॉन्ग गंगा। दूसरा नेशनल वाटरवे जो है वो ब्रह्मपुत्रा में है। तीसरा वाटरवे जो है वो कोस्टल कैनाल है, बेसिकली कोल्लम से कोट्टापुरम, ये केरला में, ठीक है। चौथा आपका गोदावरी कृष्णा कैनाल्स काकीनाड से पुडुचेरी तक, है ना। पांचवा जो है ब्रह्मानी डेल्टा मतलब गोइंखाली से तालचेर तक, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जस्ट है, आपको प्रॉपरली याद अगर रह सकता है तो सही है। बट एनीवेज, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जो क्या इनलैंड वाटरवेज को बेसिकली जुरिडिक्शन का दानोमदार इनके ऊपर है, इनके बारे में देख लेते हैं। ये 27 अक्टूबर 1986 में एग्जिस्टेंस में आया था, फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। इसका प्राइमरीली इसका एम क्या था, टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आती है। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है, बट रीजनल ऑफिसेज में या डिफरेंट अलग जगह, जैसे पटना बिहार में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, गुवाहाटी आसाम में, उसके बाद कोची केरला में, एंड सब ऑफिसेज आर देयर इन डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया थ्रू आउट एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों बॉखुंग्री फेस्टिवल, कोकराझार में बनाया जाता है, राइट। कोकराझार कहाँ है, असम के इस रीजन में, एकदम वेस्टर्न रीजन में, ठीक है। अब ये एक एथनिक फेस्टिवल है, और कहा जा रहा है दैट ये फेस्टिवल जो है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है उस रीजन के, दैट इज़ बोडो कल्चर, बोडो लोग जो है उनके ट्रेडिशंस को, उनके कल्चर, रीजन, फेथ को, और बहुत ही ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है दैट इसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल में भी इसको पोर्ट्रे किया जाएगा, इस फेस्टिवल को, जिससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगेन इस रीजन में टूरिज्म जो पहले क्या था, बोडोलैंड, अरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, मतलब डिस्टेबल एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है। तो वो सब से जो अभी तक इम्प्रिंट छपा हुआ है ना लोगों में, वो इम्प्रिंट चला जाएगा, और कहीं ना कहीं लगेगा अरे यार चलो इस रीजन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म करें, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, जस्ट आपको याद रखना है दैट ये फेस्टिवल किस रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, इतना ही याद रखिए, इट इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट इज परमानेंट सॉल्यूशन टू बॉर्डर डिस्प्यूट सून अगेन। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने बोला था दैट हम लोग असम के चीफ मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, और जो भी असम और अरुणाचल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। ना अभी ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं इस पे ऊपर फाइनल राय नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ दैट हाँ दिस इज़ अ न्यूज़, आप सब ध्यान में रखो, कभी भी अगर इसमें फाइनलाइजेशन होता है सो ऑफ कोर्स विल डिस्कस दैट विथ यू, डोंट वरी, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, एक आसाम ट्रिब्यून में ही यह पिक्चर दिया हुआ था, मेंबर्स ऑफ चकमा कम्युनिटी परफॉर्मिंग रिचुअल्स इन देव रिवर। देव रिवर है कहाँ, देखो देव रिवर जो है ना ये त्रिपुरा में है, ठीक है।
कहाँ है त्रिपुरा में? देखो यह जो है ना, ये मानू रिवर है त्रिपुरा का, ये देख रहे हो, ये मानू रिवर है। और ये वाला जो है ना, ये वाला देव, इसी को कहते हैं देव रिवर, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये कहाँ से निकलती है? ये इधर एक हिल्स है, हिल रेंज है, जिसको हम लोग कहते हैं जामफुई हिल्स, ठीक है। ये छोटा सा जस्ट फैक्चुअल चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, बाई चांस अगर आ गया तो इसलिए है ना। नेक्स्ट दोस्तों, GS2 परस्पेक्टिव में आप इसको रिलेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। किसके बारे में? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MPLAD स्कीम्स के बारे में है। क्यों स्कीम के बारे में न्यूज़ था? क्योंकि देखो पैंडेमिक के समय में जो है ना, इस स्कीम से जो फंड को रिलीज नहीं किया गया था, तो जो फंड है ना वो लैप्स नहीं हो जाता है, ये नॉन लैप्सेबल फंड है, ठीक है। और उसी फंड को कहा जा रहा है अभी इस फीजल में हमको खर्चा करना चाहिए, इसी के रिलेटेड न्यूज़ था। वैसे हम इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्कीम है, MPLAD, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो नाम से ही पता चलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब आपका सोचो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट हुआ है ना, उसको 5 करोड़ रुपया का, मतलब उसको डायरेक्ट 5 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, बट उसको इनडायरेक्टली 5 करोड़ रुपया मिलेगा, जिससे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं पर भी वो चीज खर्चा कर सके फॉर सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। समझ रहे हो बात? बट उनका जो है ना, ये रिकमेंडेशन ही रहेगा। से फॉर एग्जांपल आप इस कैंप की हो, ठीक है, तो आप रिकमेंड कर पाओगे यहाँ के लोकल अथॉरिटी को दैट देखो इस 5 करोड़ को आप इस एक्टिविटीज के लिए खर्चा करो, है ना। आपका रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ये डिसाइड करेगी दैट वेदर वो 5 करोड़ एग्जैक्टली कैसे कैसे खर्चा होना चाहिए, ठीक है। ये स्कीम लॉन्च किया गया था 1993 में, जिसका मेन एम है दैट एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स को, जिससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, वो वर्क्स को रिकमेंड कर सके ऑफ द डेवलपमेंटल नेचर। किस टाइप का वर्क? क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स, प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन सब को नेक्स्ट इज ये प्लान जो है इट इज़ फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही फंड किया जाता है। और एनुअल MPLAD जो है इट फंड इंटाइटलमेंट पर MP कंस्टिट्यूएंसीज इज 5 करोड़, 5 करोड़ रुपया का बेसिकली इंटाइटलमेंट उन्हें मिलता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंश्योर करती है इस MPLAD स्कीम को ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट करना, ठीक है। नाउ ध्यान दीजिएगा, फंड जो है वो रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। किसको? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को। और ये नॉन लैप्सेबल है, ये मैंने पहले ही बता दिया, मतलब लैप्स नहीं होता है। सोचो इस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपया में से 3 करोड़ यूज हुआ है ना, और 2 करोड़ बच गया, तो ये 2 करोड़ रुपया जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में लग जाएगा, ठीक है। हाँ, भले ही वो प्रोजेक्ट में लगे या फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट में लगे, वो बात की बात है ना। तो यही है। लाइबिलिटी ऑफ द फंड नॉट रिलीज इन पर्टिकुलर ईयर इज कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर। वही चीज ना, नॉन लैप्सेबल का मतलब ही यही होता है, ठीक है। एमपीज हैव रिकमेंडरी रोल। मैंने बोला ना दैट आप अगर एमपी हो तो आप रिकमेंड करोगे वहां के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज फाइनली डिसाइड करती है। डिस्ट्रिक्ट वो क्लियर लिखा भी हुआ है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज इज एम्पावर्ड टू एग्जामिन दैट इस जो भी एमपी ने रिकमेंड किया हुआ उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें कितना फंड सैंक्शंस होना चाहिए, राइट, कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज होनी चाहिए, ओवरऑल एग्जीक्यूशन का सब कुछ दानामदार उनके ऊपर है। एटलीस्ट 10% ऑफ द प्रोजेक्ट्स तो इतने होने चाहिए अंडर द इम्प्लीमेंटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स आर टू बी इंस्पेक्टेड एवरी ईयर। मतलब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो है ना, इनमें से सोचो 5 प्रोजेक्ट इसमें चला, ठीक है, या फिर सोचो 10 प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मिनिमम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को एक प्रोजेक्ट को तो अपने से खुद से इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा, है ना। बाद बाकी मिनिमम जिसमें 10% से ज़्यादा 100% भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बंगाल कोस्ट फेसेस मोस्ट इरोजन। GS3 से कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं ना। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट निकला था जहां पर पता चला दैट हमारे जो इंडिया का पूरा कोस्ट है ना, उसमें बंगाल का कोस्ट ऐसा है जहां पर सबसे ज़्यादा इरोजन्स हमें देखने को मिला है बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1990 टू 2018। ओवरऑल सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला है दैट वेस्ट बंगाल के जितने कोस्ट है अराउंड 60.5% ऑफ द कोस्ट में जो है हमें इरोजन देखने को मिला है, ठीक है। वहीं पर केरला अगर देख लीजिएगा, केरला में 46.4%, स्टेट में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तमिलनाडु में 42.7%, गुजरात में 27.06%। वहीं पर ये तो खैर स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी अगर यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करें ना, तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है, दैट इज अराउंड 56% ऑफ द कोस्ट जो है वहाँ पे इरोजन एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिले। और ये किस टाइप की इरोजन्स होती है बताइए तो? ज्योग्राफी तो पढ़ाई है ना जी। कोस्टल इरोजन, बहुत टाइप ऑफ इरोजन्स होती है दोस्तों। कोस्टल इरोजन्स होती है, एवलियन इरोजन्स होती है, ठीक है, फ्लूवियल इरोजन होती है,
है ना। तो ये जो है कोस्टल इरोजन्स के कैटेगराइजेशन में आएगा। क्लियर है, कोई शक यहाँ पर? चलो नेक्स्ट गाइस, जलियाना वाला बाग किलिंग के बारे में यहाँ पर प्रॉपरली न्यूज़ दिया हुआ था। अराउंड एक्चुअली 13 अप्रैल को बेसिकली 103rd ईयर ऑफ इंसिडेंट सेलिब्रेट किया गया ऑफ जालियाना वाला बाग किलिंग। नाउ ये क्या है, क्यों ये किया गया था? ऑफ कोर्स पंजाब में, आपको तो पता ही है, इतना तो पता ही होना चाहिए। GS1 फ्रीडम स्ट्रगल्स आप इसको रिलेट कर सकते हैं, द हिंदू का ये ऑप्शन मतलब आर्टिकल था। अच्छा, वर्ल्ड वॉर वन के समय आपको पता होना चाहिए 1914 से 1919 तक वर्ल्ड वॉर वन चला था, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जो है 3 फैक्शंस थे इंडिया में, जो क्या जिसमें 2 फैक्शंस वॉर को बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी, जिसमें गांधी जी भी सपोर्ट करते थे, बट एक फैक्शन ऐसा था जो क्या वॉर को सपोर्ट नहीं करना चाह रही थी, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सपोर्ट कर रही थी? ऑफ कोर्स कांग्रेस, है ना, और भी जो रिवोल्यूशनरीज थे ना, मतलब जो आपका जाके एक्सट्रीमिस्ट हम बोल सकते हैं कांग्रेस फैक्शन से, जो लाल बाल पाल याद है ना, अरविंदो घोष, उनका ग्रुप, वो लोग भी जो है ना कहीं इस पहला वाला वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट उन्होंने किया था, क्योंकि वो लोग ऐसा सोच रहे थे दैट चल भाई अभी सपोर्ट कर देता हूँ तो ब्रिटिश जो है बाद में हमें छोड़ देगी, मतलब इंडिया को आज़ादी दे देगी जल्दी से जल्दी, ठीक है। और तीसरा तो मैंने बोला आपको, गांधी जी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ही कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था दैट नहीं भाई अभी इंग्लैंड वॉर में है तो इंग्लैंड को तंग नहीं करना चाहिए। बट एक फैक्शन था, वो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे, राइट, जो क्या मतलब सोच रहे थे दैट चलो अच्छा मौका मिला है, दैट ब्रिटेन तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रही है, अभी यहाँ पर ब्रिटेन रिस्पेक्टिवली बहुत कमजोर पड़ गई है इंडिया में, चलो इंडिया में अभी इसको मारपीट के निकाल दे, समझ लो बात। तो इन्हीं फैक्शन को काबू करने के लिए जो है ना बहुत सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा ड्रैकोनियन लॉज लाए गए थे इंडिया में, पता है? जी हाँ, और उनमें से एक बहुत बड़ा ड्रैकोनियन लॉ था, वो था रॉलेट्स एक्ट 1919 में। ये आपका राइट टू हेबियस कॉर्पस छीन ले रहा था। इन द सेंस क्या मतलब, वो कॉम्प्रोमाइज इसलिए हो रहा था राइट टू हेबियस कॉर्पस, क्योंकि अगर सोच से फॉर एग्जांपल अरेस्ट कर लिया गया ना तो बेल नहीं मिलेगा, राइट। तो इस टाइप के ड्रैकोनियन लॉज थे, ठीक है। अब अगेन आप देखो, आज अगर देखोगे इस टाइप का अगर कुछ कानून आ गया ना, बाई चांस अगर सोचो इमरजेंसी बीच में घोषित कर दिया सरकार ने, या फिर कोई ऐसा कानून ला गया, 2 मिनट भी नहीं लगता उसको वायरल होने में, ठीक है। सबके व्हाट्सएप में पहुंच जाता है ना, सबके फेसबुक में पहुंच जाता है, सबके ट्विटर में पहुंच जाता है। बट तब के समय ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना ही कुछ था, ठीक है। तो तब लोग कैसे करके कम्युनिकेट करते थे भाई? देखो, तब का कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो था ना लोगों का अलग था। वो क्या था? तब के लोग को पता नहीं था ज़्यादा, ठीक है। तो वैसे ही रॉलेट्स एक्ट जब आ गया ना तो लोग को प्रॉपरली पता नहीं था, है ना। अब उसी समय जो है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलियो, ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा अप्रैल 10 के दौरान, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन वो लोग रिवोल्यूशनरीज थे ना, तो इसीलिए अब इनको अगर जो अरेस्ट किया गया ना तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग भड़क गए, दैट क्यों आप अरेस्ट करोगे जी, है ना। तो वो लोग भड़क गए ना, तो अराउंड 10,000 मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, वो लोग जालियाना वाला बाग एक जगह है उस रीजन में बेसिकली प्रोटेस्ट करने लगे। देखो ये वाला रीजन पिक्चर में देख रहे हो, ये जालियाना वाला बाग है इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसका एग्जिट लेकिन गेट एक ही था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या था ना, जनरल डायर के अंडर उस जनरल डायर ने बोला दैट गेट को बंद करो और इन पे शूट कर दो, है ना। अब एक यहाँ पे कुआं था, है ना। अब लोग सब सोचो ना, आपको अगर शूट करेगा तो आप तो बचने की कोशिश करोगे ना, या तो कुआं के पीछे जाओगे या फिर कुआं के भीतर घुस जाओगे, सोचोगे दैट हाँ मेरे को कोई नहीं। बट अगर आपके ऊपर सब कोई कुआं के ऊपर कूदने लग गए तब तो आप नीचे में दब के तो आपकी जान चली जाएगी ना। वही हुआ यहाँ पर, समझ लो। एक तो बहुत फायरिंग की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना। इनफैक्ट अभी भी अगर आप जाइएगा ना तो दीवालों में फायरिंग का एकदम आपको निशान मिलेगा, ठीक है। उसी चीज़ को अभी भी संजो के रखा गया है ना। और बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ था, तो और कौन किया था? डायर और उनके शोल्डर्स ने। और ये एक ऐसा इंसिडेंट था ना, मतलब झंझोर, पूरा एकदम देश झंझोर गया था। इनफैक्ट बंगाली पोइट एंड नॉवल लॉरेट तब के जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको नाइटहुड मिला हुआ था। नाइटहुड के अंदर जो है ना ब्रिटिशर्स क्या कहता है ना, कोई भी नाम के आगे सर लगा देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना नाइटहुड वाला टाइटल भी त्याग दिया, बोला नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए, अगर आप लोग अगर ऐसा कर सकते हो हमारे देशवासियों के साथ तो मुझे ये नहीं चाहिए वायलेंस, है ना। अच्छा, इनके वायलेंस को फिर देखने के लिए एक कमीशन का सेटअप किया गया था जिसको कहता है हंटर कमीशन। ये कब किया गया था? देखो ये, लेकिन मैं उस इंसिडेंट का बात कर रहा हूँ आपका जब जालियाना वाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक है। बट एक अलग हंटर कमीशन भी है,
वो एजुकेशन रिलेटेड है, जो क्या अराउंड 1882-83 में सेटअप किया गया था, जिसने रीजनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की थी। ठीक है, वो हंटर कमीशन अलग, मतलब आपका जाके नाम सिर्फ टाइमलाइन आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बाई चांस अगर इस टाइप का हंटर कमीशन, वैसे तो यूपीएससी इतना भी बुरा नहीं है दैट कुछ ना कुछ तो हिंट दे ही देगी दैट हाँ कौन वाला हंटर कमीशन पूछ रही है आपसे, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही पूछ सकता है ना दैट हंटर कमीशन इज रिलेटेड टू, दो ऑप्शन दे दिया, मतलब जलियाना वाला बाग रिलेटेड ही, बट आपने तो हंटर ये वाला हंटर कमीशन पढ़ा हुआ है, तो आप सोचोगे शायद क्वेश्चन ही गलत है, तो चल भाई आप नीदर वन नॉट टू लगा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला दैट ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा ज़रूर से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज बिरसा मुंडा, पीआईबी के न्यूज़ में ये मेंशन किया हुआ था, जीएस1 फ्रीडम स्ट्रगल से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। देखो, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है ना धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने रिसेंटली एक बुक रिलीज किया है ऑन द लाइफ ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर दैट इज बिरसा मुंडा। एक्चुअली इस बुक को वैसे लिखा है अलग किसी प्रोफेसर ने, दैट इज प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी ने लिखा है, ठीक है, ये याद रखना। रिसेंटली जो एक बिरसा मुंडा का बुक आया है ना, जनजातीय नायक, ठीक है, इसको किन के द्वारा लिखा गया है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी के द्वारा लिखा गया, जो कि वाइस चांसलर है ऑफ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, ठीक है। नाउ उस बुक में क्लियरली स्ट्रगल लिखा हुआ है दैट कैसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपने वॉइस को रेज किए थे, क्या, और इसमें यही नहीं, तब के समय जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस था वो सब भी लिखा हुआ है। बिरसा मुंडा वॉज अ फोक हीरो एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हेलिंग फ्रॉम मुंडा ट्राइब, ठीक है, और ही वॉज स्पेयरहेड बिहाइंड द मिलेनियर मूवमेंट दैट अरोज इन बिहार एंड झारखंड। तब के समय तो झारखंड नहीं था, एक्चुअली पूरा बिहार ही था, ठीक है, क्योंकि सन 2000 में झारखंड अलग हुआ है, ठीक है, और इनको जो है धरती अब्बा या फिर अर्थ फादर भी कहते हैं। ये सब छोटा छोटा फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उलुगन, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है। इनका जो स्ट्रगल था अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्राइबल्स, इट लेड टू अ बिग हिट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इनके स्ट्रगल के कारण ही ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी ये एक्ट पास करने को, दैट इज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसको 1908 में पास किया गया था, जिसके तहत रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था द पासिंग ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल, ठीक है। नेक्स्ट इन ट्रांसे, आइन एंड TRANSE, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंडेवर। नाम से ही समझ गए होंगे आप क्या है ये। एनीवेज पीआईबी का न्यूज़ था और आप GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये इंडियन सिटीज़ के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है जो क्या नेशनल लेवल कोलैबोरेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको फंड किसके द्वारा किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI के अंडर आता है, ठीक है। इसका एम क्या है भैया? इसका एम है दैट कैसे हम लोग डेवलप करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, डिप्लॉय करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कॉमर्शियलाइजेशन किया जा सके वैसे प्रोडक्ट्स का और वैसे टेक्नोलॉजीज़ का जो क्या इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रमोट करे। जैसे आप इसको बोल सकते हैं दैट इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी इसमें प्रमोट किया जाता है, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो प्रोग्राम का आप समझ ही गए होंगे दैट हमारा देश में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको इंटेलिजेंट बनाना है। नेक्स्ट, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 डाउन टू अर्थ से ये लिया गया है। रिलीज किसके द्वारा किया गया था? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की अगर बात करें, इसको एस्टैब्लिश किया गया था सन 2005 में। ये एक इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन है फॉर विंड पावर इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंटिंग द यूनाइटेड वॉइस इन इंडस्ट्री ग्लोबली। मतलब दुनिया भर में विंड के रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का जो है ना, उसके रिलेटेड कुछ वॉइस रेस करना है तो ये एक साथ रेस करती है। अब चैलेंजेस क्या है इसका विंड सेक्टर के ग्रोथ में दुनिया भर में? एक तो है शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल एम्स दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंडिया का भी यही हाल है। इनफैक्ट इंडिया का अगर देखोगे ना, ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल जो है वो है, बट अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर उतना ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि आपको खुद ही पता होना चाहिए 7500 किलोमीटर का तो हमारा कोस्ट लाइन ही है, ठीक है। तो उसमें हम लोग अगर चाहें तो बहुत ज़्यादा हम लोग ऑफशोर विंड प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट वो चीज़ अभी तक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बैटली डिज़ाइन मार्केट विच इज़ नॉट इनेबल बैंकेबल रिन्यूएबल। अच्छा हाँ, बैंक भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती है फिलहाल के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स कहीं ना कहीं हमें देखने को इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये हो गया ओवरऑल आपका आज का लेसन्स। आज आ जाता है MCQs में। कल कुछ MCQs पूछा गया था, उनका पहले आंसर्स डिस्कस कर लें, ठीक है।
सबसे पहला आंसर पूछा गया था पोषण के रिलेटेड, राइट, लॉन्च इन 1995, एक सेंट्रल सेक्टर। देखो भाई, ये सेंट्रल सेक्टर नहीं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला मिनिस्ट्री ऑफ फूड, ये भी गलत है, ठीक है, तो डी नीदर। इसमें बहुत जनों ने जो है ना ए ऑप्शन सही किया है ना, तो वो गलत है जिन जिन लोगों ने। चलो मैं डिस्कस दिखाता हूँ कौन किन किन लोगों का गलत है। दूसरा वाले का ऑप्शन इसका अगेन ये है, बी है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ है आपका जाकर, अगर जो भी अडॉप्टिव पेरेंट्स हो ऐसा कोई क्राइटेरिया लिखा ही हुआ नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉर्नियर, ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो किन किन सही इसका उत्तर का क्रमांक है डी, बी, बी, है ना। अब देखो इनका ए लिखा दिया इन्होंने, मृणाल जी ने, इनका गलत हो गया। नुमाल जी का गलत है, अब्दुल जी गलत है, सुजाता गलत है, रतुल बिल्कुल सही है, ठीक है। हसल ये वाला गलत है, पहला वाला ऑप्शन, बाकी तो आप लोगों ने सही लिखा ऑलमोस्ट, है ना। इनका ये गलत है, ए गलत है, देखो फिर से यहाँ पे ए गलत है, 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 मतलब सिर्फ रतुल खान जी ने ही सही लिखा है भाई। चलो अच्छी बात है, मतलब यही है दैट इस टाइप के स्टूडेंट्स, मैं यही चाहता हूँ दैट आप लोग भी जो है ना इन बिटवीन द लाइंस पढ़िए, इन बिटवीन द लाइंस पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। अभी आज के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एमसीक्यूज के। इसके आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल हिस्ट्री इन जलियांवाला बाग, अमृतसर, द क्राउड assembled टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स। पहला ऑप्शन है सत्यपाल एंड भगत सिंह, दूसरा है सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, तीसरा है भगत सिंह एंड सैफुद्दीन किचलू, एंड चौथा है राजगुरु एंड सत्यपाल, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding member of parliament local area development, that is MPLAD scheme. The fund released under the scheme are non-lapsable. In दूसरा ऑप्शन है, it runs under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Which of the following above is or are incorrect? ठीक है, वो आपको लिखना है, one only, two only, both one and two, D neither one nor two. तीसरा है, consider the following statement regarding Global Wind Energy Council. It is international trade association for wind power industry representing the united voice of the industry globally. It was established in the year 1972. Which of the above is or are correct? One only, two only, both, none. नीचे कमेंट सेक्शन में फिर से लिखिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द MCQs। अब आ जाते हैं मेंस क्वेश्चन। मेंस का आज का क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंडिया का तिब्बत पॉलिसी। हम देख रहे हैं दैट इंडिया का तिब्बत पॉलिसी जो है शिफ्ट कर रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट हमें, पैराडाइम तो नहीं बोलूँगा बट हाँ धीरे धीरे ज़रूर शिफ्ट करता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप एनालाइज कीजिए। इन द इवेंट ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में अभी रिलेशंस अच्छा नहीं है, आपको क्लियर सा पता है, राइट। क्यों? क्योंकि चाइना का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इज द वन ऑफ द मेन रीजन, जिसके लिए ऑफकोर्स वी विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट एनीवेज। बट यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो यह है दैट आप कैसे इसको, मतलब क्या इसके बारे में बोलिएगा। तो ऑफकोर्स आपको बताना है दैट ओवरऑल ये जो इंडिया का तिब्बत पॉलिसीज़ में चेंज कब से कब हुआ, पास्ट से इंडिया का तिब्बत एक्चुअली में है क्या, तिब्बत को अपन लाइक अगर आप देखोगे व्हाट इज तिब्बत, पहले अगर देख लीजिएगा ना तो 1954 से पहले इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था दैट तिब्बत इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, बट तब जो है ना जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर लिया था, और तभी जो है हम लोगों ने थोड़ा सा बहुत ब्लंडर इसमें कर लिया था एक्चुअली उसके बाद 1959 में आपको पता है दैट तिब्बत अपराइजिंग हुआ, तब दलाई लामा उनके फॉलोअर्स के साथ इंडिया में आ गए, हम लोगों ने रेफ्यूजीज़ को शेल्टर कर दिया। तो दैट इज़ व्हाट दैट स्टोरी यू नीड टू मेंशन हेयर, क्योंकि तिब्बत का शिफ्ट पॉलिसी इंडिया कैसे शिफ्ट हो रहा है तो हमें दिखाना पड़ेगा ना जी दैट पहले हमारा क्या पॉलिसी था रिगार्डिंग तिब्बत, है ना, वो पॉलिसी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कैसे कैसे शिफ्ट हुआ, 2014 में देख लीजिएगा प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया था हेड ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में, ठीक है। इंडिया सेलिब्रेटेड द दलाई लामाज बर्थडे, है ना, जिसमें चाइनीज़ नेशनल्स में बिल्कुल आपत्ति जताई थी। क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं इंडिया का अप्रूवल इन तिब्बत पॉलिसी, ठीक है। तो इंडिया ने जो अप्रूव किया था तिब्बत पॉलिसी, उसके बाद मतलब दैट तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना, उसके बाद चाइना जो है तिब्बत की डेमोग्राफी को चेंज कर रही है। तिब्बत सिटीजनशिप का एक बहुत बड़ा इशू है, क्वेश्चन ऑफ दलाई लामा सक्सेशन, ये सब बहुत बड़े बड़े इशूज़ है जो कि हमें देखने को मिला है, क्योंकि चाइना बोल दिया दैट नेक्स्ट दलाई लामा जो वो चाइना से होगा, बट यहाँ से जो दलाई लामा है यही ना, देखो
अभी जो दलाई लामा जो डिसाइड करेंगे वही चीज़ होगा ना। इन्होंने बोल दिया दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट दलाई लामा तिब्बत से ही होना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं मर भी जाऊँ उसके बाद जो है दे कैन बी चोजन आउटसाइड इंडिया एज वेल। ठीक है, सो ये सब तो खैर बाद में एक एपिसोड ही देखने को मिलेगा फ्यूचर में, जब भी इस टाइप के इंसिडेंट्स कुछ होंगी क्या होता है ना। बट एनीवेज कंक्लूजन के साथ भी अगेन कंक्लूजन सबका अपना अपना होता है, जस्ट राइट योर ओन कंक्लूजन, बट दिस इज व्हाट अ मॉडल आंसर दैट वी हैव presented from Bhodra IAS Academy. Anyways, this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much, guys.